जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आरआरबी के थ्रू यानी कि रेलवेज के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो अभी होने वाले हैं। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी और टेक्नीशियन, इन दोनों का मेंस। तो ये सारे एग्जाम्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं और रेलवेज की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, साइंस का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइंस का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है इन सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस की कुछ स्पेशल क्लासेस को अरेंज किया है, जिसमें मैं सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक लेकर आपके लिए आ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कशन कर लिया है, मैटर और दूसरा हो गया हमारा एसिड बेस सॉल्ट। तो ये दोनों का डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, साथ ही इन दोनों के पीवाईक्यूज भी। ठीक है, आरआरबी के थ्रू, रेलवेज के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये जो टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैंने डिस्कशन किया है, तो जाकर आप हमारे चैनल में देख सकते हो। ठीक है, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कैसे इन्हें याद करना होगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब जो तत्व होते हैं, वो टोटल कितने हैं, 118 है, 118 है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 10th में या 11th 12th में भी अगर आपने साइंस केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 तत्व होते हैं। ठीक है, अब इन तत्वों को क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक हो गया हमारा मेटल, ठीक है, जिससे हम क्या कहेंगे, धातु। दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जिसे हम कहते हैं अधातु। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होता है, ये होता है उपधातु। अब देखो ये सब है क्या, ठीक है, तो एलिमेंट या जो तत्व है ये क्या होते हैं, ये सबसे प्योर फॉर्म होते हैं पूरे मैटर के। ठीक है, मतलब जितने भी पदार्थ है उस पूरे यूनिवर्स में, उस पूरे ब्रह्मांड में, उसके सबसे छोटी इकाई को हम एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई नहीं, सबसे प्योर यूनिट जो है उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। जैसे आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इन सब का नाम सुना होगा, तो ये सब क्या है, ये सभी एलिमेंट्स है, तत्व है। ठीक है, तो ऐसे कर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इनमें से कुछ है मेटल, कुछ है नॉन मेटल और कुछ है मेटलॉइड। ठीक है, अब कितने मेटल्स हैं, तो 93 धातु है, यानी कि 93 मेटल है। ठीक है, 18 अधातु है या नॉन मेटल है और 7 उपधातु है या मेटलॉइड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, और मेटलॉइड के बारे में भी लास्ट में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ मेटल्स। ठीक है, अब सबसे पहले मेटल्स जिसे हम कहते क्या है, जिसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, धातु। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाए कि ये धातु है क्या। ठीक है, जैसे आपने लोहा तो सुना ही होगा, ठीक है, जिसे हम आयरन कहते हैं। एल्यूमिनियम सुना होगा, ठीक है, सोना सुना होगा, चांदी सुना होगा जिसे हम गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी फीचर्स क्या है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से, यानी कि धातुओं के गुण। ठीक है, धातुओं के गुण, इनकी फीचर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सबके सब सॉलिड होते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी धातु जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, आयरन, लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर जैसे हो गया हमारा जिंक, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, ठोस मेटल्स के, सॉलिड मेटल्स के। लेकिन इसमें से एक है एक्सेप्शन।
ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इसमें से एक अपवाद है। क्या है वो अपवाद? अलग क्या है? वो है mercury। ठीक है, वो है mercury जिसे हम कहते हैं पारा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मतलब सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। क्या है कि mercury जो है, पारा जिसे हम कहते हैं, वो लिक्विड मेटल है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, mercury जो है ये एक लिक्विड मेटल है, यानी कि ये एक द्रव धातु है। ठीक है, अच्छे से आपको ये याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपवाद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो मैं mercury के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। ठीक है, mercury जिसे हम क्या कहेंगे? पारा कहेंगे। ठीक है, mercury का सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है Hg, कैपिटल लेटर में H और स्मॉल लेटर में G। अब देखो, mercury शब्द में या पारा शब्द में कहीं हमें H और G तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये शब्द आया कहाँ से? ये लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं? तो ये जो लेटर्स है वो आ रहा है हाइड्रागाइरम से। ठीक है, हाइड्रागाइरम। हाइड्रागाइरम क्या है? mercury का लैटिन नेम है। क्या है ये है लैटिन नेम। ठीक है, लैटिन एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उस भाषा में हम mercury को, पारा को हाइड्रागाइरम कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये H और G लेटर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि mercury को हम कहते हैं क्विक सिल्वर। ठीक है, mercury को हम कहते हैं क्विक सिल्वर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चांदी की तरह चमकता है। ठीक है, क्विक चांदी भी कह सकते हैं हिंदी में इसे। क्यों? क्योंकि ये चांदी के जैसा दिखाई देता है, सिल्वर के जैसा दिखाई देता है, इसलिए। ठीक है, अगला पॉइंट होगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन थर्मामीटर। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपके घरों में थर्मामीटर होगा जिससे आप अपने फीवर को मेजर करते हो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, तो उसके अंदर जो चमकता हुआ एक लिक्विड होता है, ठीक है, एक मेटल होता है, उसे ही हम mercury कहते हैं, वही है mercury। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, जो थर्मामीटर्स है ना, वो कितने टाइप के होते हैं? एक तो हो गया हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा हो गया हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल मतलब जो हम मानव जो है वो अपने बॉडी के तापमान को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो लेबोरेटरी है वो लैब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन थर्मामीटर्स में कौन कौन से लिक्विड भरे जा सकते हैं? ठीक है, तो 3 लिक्विड है जो थर्मामीटर में डाले जा सकते हैं। एक हो गया हमारा mercury। ठीक है, जैसा अभी मैंने कहा mercury हो गया, मतलब mercury को हम डाल सकते हैं, पारा को डाल सकते हैं। दूसरा है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल थर्मामीटर्स भी होते हैं। और तीसरा जो होता है वो है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर मतलब इसमें कोई लिक्विड नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना, एक हो गया mercury थर्मामीटर। ठीक है, mercury थर्मामीटर, दूसरा होता है अल्कोहल थर्मामीटर और तीसरा हो जाएगा डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं आपको कि थर्मामीटर की खोज किसने की थी? ठीक है, क्या आपको पता है? थर्मामीटर की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने की थी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशंस हो गए कि mercury का सिंबल हो गया Hg, हाइड्रागाइरम वर्ड से ये आया है, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, थर्मामीटर्स में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलो, तो कुछ और पॉइंट्स मैं अब बताती हूँ mercury के बारे में, यानी कि पारा के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो mercury है ना, ये एक पॉइजनस मेटल है। ठीक है, mercury इज अ पॉइजनस मेटल। ठीक है, पॉइजनस मेटल मतलब हम क्या कहेंगे? यह एक जहरीली धातु है। ठीक है, यह एक जहरीली धातु है। फिर नेक्स्ट ये है कि जो mercury है वो मेटल्स के साथ, दूसरे मेटल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, mercury रिएक्ट्स विथ अदर मेटल्स टू फॉर्म एमालगम। ठीक है, एमालगम ये फॉर्म करता है। मतलब अगर जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं बता रही हूँ, अगर मान लो कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का फॉर्मूला क्या है? Ag, और mercury है Hg। ठीक है, तो mercury दूसरे मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एक एमालगम बना देगा। तो क्यों सिल्वर अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये बना देगा सिल्वर एमालगम। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड के साथ ऐसा हो सकता है, गोल्ड और mercury मिल जाए तो बन जाएगा गोल्ड एमालगम। ठीक है,
उसके बाद फिर अगर मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी अगर मिल जाए तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम एमालगम। ठीक है, तो जो मर्क्यूरी है, पारा है, वो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एमालगम फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो हमें थर्मामीटर ले जाना अलाउड नहीं होता है, या तो फिर मर्क्यूरी ले जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो हमारा एरोप्लेन है वो किससे बना है, वो एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, ड्यूराल्यूमिन से बना है। तो एल्यूमिनियम अगर मान लो कभी गलती से मर्क्यूरी गिर गई तो वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो पिघलने के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अलाउड नहीं होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि जो मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर, ये तो लिक्विड है मैंने बता दिया, इसके ऊपर कॉइन जो सिक्के हैं वो तैरते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज द मेटल, मर्क्यूरी इज द मेटल ऑन विच कॉइन फ्लोट्स। ठीक है, कॉइन जो है, सिक्के जो है वो तैरते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्यों तैरते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने इस कंटेनर में मर्क्यूरी लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने मर्क्यूरी रखा है और इसके ऊपर फिर मैं एक सिक्का अगर रख रही हूँ, तो अगर पानी में ऐसा रखते हैं तो क्या होता है, वो सिक्का नीचे आ जाता है, डूब जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो सिक्का है ये तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये तैरता है। तो क्यों ये तैरता है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो सरफेस टेंशन है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, बिकॉज सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सरफेस टेंशन क्या है, तो जिसे हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है मर्क्यूरी का, जिसके वजह से सिक्के जो हैं वो उस पर तैरते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मर्क्यूरी जो है वो एक पॉइजनस मेटल है, जहरीली धातु है। ठीक है, दूसरे मेटल के साथ, अदर मेटल के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, एमालगम बनाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया सिल्वर के साथ मिलके ये सिल्वर एमालगम बनाएगा। आपने सुना होगा कि जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है, ठीक है, गड्ढे हो जाते हैं कीड़े लगने की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो उन गड्ढों में जो भरा जाता है वो क्या होता है, वो सिल्वर एमालगम ही होता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जो सिल्वर एमालगम है ये टूथ फिलिंग में काम आता है। ठीक है, टूथ फिलिंग यानी कि हमारे दांतों को भरने में, ठीक है, दांतों में जो गड्ढे हो जाते हैं, कैविटीज हो जाते हैं, उसे भरने में ये काम आता है चांदी का एमालगम यानी कि सिल्वर एमालगम। ठीक है, और भी मैं बता दूं जिंक के साथ भी एमालगम फॉर्म करता है, जिसे हम जिंक एमालगम कहते हैं, या हिंदी में जिसे हम जस्ता का एमालगम कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सब रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है जिसका नाम है मर्क्यूरी। एक और बात मैं बता दूं, कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स बटर के जैसे, मक्खन के जैसे। ठीक है, क्या है ये इनका एग्जाम्पल, तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये याद रखना, इन्हें हम सॉलिड ही कहेंगे, लेकिन ये सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड है, बटर जैसा। बटर को नाइफ से, चाकू से काट सकते हो ना, वैसे सोडियम और पोटेशियम को भी काट सकते हो। एक और बात इन दोनों के बारे में याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, हवा, पानी, सभी चीज़ के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और सिमिलरली सोडियम भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के बॉटल में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन के, ठीक है, केरोसिन मतलब एक डब्बे में केरोसिन डालकर उसके बाद फिर सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक एक्सेप्शन था मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg। ठीक है, ये लिक्विड होता है। और अगर सॉफ्ट सॉलिड के बारे में पूछा जाए तो सोडियम या पोटेशियम है, या ये पूछा जाए कि केरोसिन में डालकर किसे, कौन से मेटल्स को स्टोर किया जाता है, तो याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो ये पोटेशियम है। ठीक है, तो जो कुछ भी मैं बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ, जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स
कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत, इन दोनों के सुचालक हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टर हैं। याद रखना आप, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव मेटल कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा कंडक्टिव मतलब मोस्ट कंडक्टिव जो है, मोस्ट कंडक्टिव मेटल जो है वो कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा सुचालक कौन हो जाएगा? सिल्वर होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेस्ट कंडक्टर कहते हैं सिल्वर, Ag जिसका सिंबल है, या इसे हम चांदी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद कौन होगा? इसके बाद होगा हमारा कॉपर जिसका सिंबल है Cu। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? तांबा। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है लीस्ट कंडक्टिव। लीस्ट कंडक्टिव मतलब सबसे कम कंडक्टिव मेटल कौन होगा? तो वो होगा जिंक। ठीक है, जिंक जिसे हम क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि मोस्ट कंडक्टिव मेटल यानी कि सबसे अधिक सुचालक, ठीक है, सबसे अधिक सुचालक जो है वो कौन है? वो सिल्वर है फर्स्ट में, उसके बाद है कॉपर। ठीक है, और सबसे कम सुचालक जो है वो कौन है? वो है जिंक। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको। उसके बाद अब चलो मैं थोड़ा सिल्वर के बारे में बता देती हूँ। तो सिल्वर, सिल्वर क्या है? सिल्वर है चांदी। ठीक है, चांदी को हम सिल्वर कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Ag। ठीक है, अब ये Ag कहाँ से आ रहा है? फिर से वही बात हो गई, Ag ना हमें सिल्वर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये Ag कहाँ से आ जा रहा है? ये आ रहा है आर्जेंटम वर्ड से। ठीक है, आर्जेंटिनम से। आर्जेंटिनम क्या है? ये है इसका लैटिन नेम जहाँ से हमें Ag सिंबल मिलता है। ठीक है, अब सिल्वर को कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं, या सिल्वर के बारे में क्या क्या बताया जाता है? तो ये है कि सिल्वर एक एंटी बैक्टीरियल मेटल है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मेटल है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, सोने चांदी के बर्तनों में। क्यों? क्योंकि ये सब एंटी बैक्टीरियल मेटल होते हैं। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? कीटाणुनाशक। ठीक है, कीटाणुनाशक धातु है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि जो सिल्वर का फॉइल है, आपने देखा भी होगा सिल्वर फॉइल। ठीक है, जो सिल्वर फॉइल है उसे यूज किया जाता है पैकिंग में। सिल्वर फॉइल इज यूज्ड इन पैकिंग। ठीक है, पैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है या डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि कुछ मिठाई जो रहती है उसके ऊपर सिल्वर की एक परत लगी रहती है, सिल्वर फॉइल की। ठीक है, जैसे काजू कतली के ऊपर एक सिल्वर फॉइल का ऐसे परत लगा रहता है। ठीक है, तो वो भी सिल्वर है। अब मैं बता दूं सिल्वर के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जैसे सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ AgCl जो है, मतलब Ag है, Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? AgCl बनाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर। ठीक है, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, यानी कि जो सिंग, गाय भैंस की जो सिंग होती है, ठीक है, उसे काटने में इस सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर का नाइट्रेट के साथ, NO3 के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पे AgNO3 बन जाएगा। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका? सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सिल्वर नाइट्रेट जो है इसे हम कहेंगे इलेक्शन इंक। इलेक्शन इंक। ठीक है, जब आप वोट देकर आते हैं, जब आप वोट देते हैं तो आपके फिंगर में, ठीक है, आपकी उंगली में क्या कर दी जाती है? ब्लू कलर का एक इंक लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि उससे पता चल जाए कि आपने वोट दे दिया है। ठीक है, और ये जो इंक है ये जल्दी हटता नहीं है। ठीक है, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ये रहता है। तो यही है वो इंक, इलेक्शन इंक। किससे बनेगा ये? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3। इसे मतदान का स्याही भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर और ब्रोमीन जब मिल जाता है तो ये बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। नाम क्या हो गया इसका? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटो हमारा ब्लर ना हो, जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटो अगर लेते हैं, ठीक है, तो वो ब्लर ना हो इसलिए उसमें एक लेयर लगाई जाती है ये सिल्वर ब्रोमाइड की।
ये मैंने बताया सिल्वर के बारे में। ये जो कंपाउंड्स मैंने बताया अभी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड, इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी है हमारे चैनल में, आप जाकर उधर देख सकते हो। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कॉपर के बारे में। ठीक है, कॉपर जिसे हम क्या कहेंगे, तांबा कहेंगे। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कॉपर या तांबा, अगर इसका रंग पूछा जाए तो क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल है Cu। अब Cu क्यों है, कॉपर में तो CO आ रहा है, तो फिर U कहाँ से आ गया, तो इसका नाम होता है क्यूप्रम। ठीक है, क्यूप्रन लैटिन नेम ये हो गया, जैसे हाइड्रागायरम मेर्क्यूरी के लिए, सिल्वर के लिए था आर्जेंटिनम, वैसे ही क्यूप्रम हो जाता है कॉपर के लिए, Cu। ठीक है, तो कॉपर के बारे में कुछ बता दूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मानव ने सबसे पहला धातु कौन सा इस्तेमाल किया था, तो आप याद रखना कि ये कॉपर है। ठीक है, मानव द्वारा पहली प्रयोग जो की गई थी वो कॉपर की गई थी, तांबा की गई थी। ठीक है, दूसरा है, क्या सिल्वर में रस्ट लगता है, मतलब क्या सिल्वर में जंक लगता है। ठीक है, तो जंक हमने कहाँ देखा, आयरन में देखा है, लोहे में देखा है, सिल्वर में जंक लगता है या सॉरी कॉपर में जंक लगता है यानी, तो जो कॉपर है ना, ये एक अलग सा लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, कॉपर जो है जब इसमें जंक लग जाता है, ठीक है, रस्ट इन कॉपर अगर हो रहा है, कॉपर में रस्ट अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो वो किस रंग का होगा, वो हरे रंग का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। क्या हम लिखेंगे कि वो एक ग्रीन कलर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, बैठ जाता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जो है वो जम जाती है। अब ये जो रस्ट बन जा रहा है, ये रस्ट इन कॉपर जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑब्वियसली ये कोई रिएक्शन से ही हो रहा होगा। कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तभी तो उसमें रस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CuCO3 डॉट CuOH होल 2। ठीक है, मतलब क्या है ये, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, कॉपर को हम एक और नाम से जानते हैं, रेड मेटल। याद रखना, कॉपर इज नोन एज रेड मेटल, मतलब लाल धातु हम इसे कहते हैं। ठीक है, लाल धातु। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, कॉपर, सिल्वर, इन सब से रिलेटेड। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मतलब अघातवर्धनीय धातु। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब कि उसे हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। थिन शीट मतलब एक पतली सी चादर बनाई जा सकती है मेटल्स की। ठीक है, मतलब अगर एक मेटल का टुकड़ा ले लो, एक धातु का पीस ले लो, और इसे अगर हम इसे हैमर करें, ठीक है, फोर्स अप्लाई करें इसके ऊपर, मतलब हैमर से अगर इसे पीटे, तो ये एक थिन शीट में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबल। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन होता है, मोस्ट मेलिएबल मेटल क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है गोल्ड। ठीक है, सोना। सोना जो है ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है, जिसका सिंबल है Au। ठीक है, और सबसे लीस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, सबसे लीस्ट, सबसे कम कौन होगा, तो वो होगा निकल। ठीक है, निकल, हिंदी में भी इसे निकल ही कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है Ni। ठीक है, अब चलो मैं कुछ बता दूं गोल्ड के बारे में, यानी कि सोने के बारे में। ठीक है, तो गोल्ड जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे हम किंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो है Au, जो कौन से वर्ड से आया है, ऑरम वर्ड से आया है। ठीक है, ऑरम फिर से क्या हो गया, लैटिन नेम हो गया, Au इसका सिंबल है। नेक्स्ट, एक रोज गोल्ड एक धातु होगा। ठीक है, धातु नहीं कहेंगे, एक पदार्थ होगा रोज गोल्ड। ठीक है, तो ये रोज गोल्ड बनता कैसे है, रोज गोल्ड बनता है गोल्ड और कॉपर को मिलाने पर। ठीक है, मतलब सोने और तांबा को मिलाने पर एक जो पदार्थ बनता है उसे हम रोज गोल्ड कहते हैं, मतलब ये एक नकली सोना हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल। उसके बाद एक होता है फूल गोल्ड।
फूल गोल्ड मतलब जो सोने की तरह दिखाई देगा लेकिन वो सोना होगा नहीं, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं, ठीक है, मूर्खों का सोना कहते हैं इस फूल गोल्ड को, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, ये होता क्या है, तो ये आयरन सल्फाइड से होगा, ठीक है, आयरन सल्फाइड से ये बनाया जाता है, ठीक है। अब गोल्ड को जो है किस यूनिट में मापते हैं हम, ठीक है, गोल्ड को, सिल्वर जो है आपने कभी सुना होगा 24 कैरेट का गोल्ड, ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड, तो ये कैरेट क्या है, ये गोल्ड की प्योरिटी मापने की यूनिट है, ठीक है, मतलब यूनिट टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी को, गोल्ड कितना प्योर है इसे मेजर करने का यूनिट है कैरेट, या डायमंड को की प्योरिटी मेजर करने की भी यूनिट कैरेट ही होती है, ठीक है। अब ये जो 24 कैरेट है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मतलब उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, उससे हम डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसलिए जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड रखते हैं और उसमें 2 कैरेट कॉपर मिला देते हैं, ठीक है, उसमें 2 कैरेट ये कॉपर मिला देते हैं, या तो फिर 20 कैरेट गोल्ड होगा और बाकी के जो 4 कैरेट हैं वो कॉपर है, या तो फिर 18 कैरेट गोल्ड है और बाकी के जो 6 कैरेट है वो कॉपर है। तो इस तरह से ये सारी जो पदार्थ बनकर निकलती है उससे ज्वेलरीज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी गोल्ड ज्वेलरीज ही हैं लेकिन अलग अलग कैरेट के हैं। सबसे महंगा कौन होगा, सबसे महंगा ऑब्वियस है 24 कैरेट वाला गोल्ड जो है सबसे महंगा होगा, उसके बाद 22, जैसे जैसे गोल्ड कम होता जा रहा है उसका जो कीमत है वो भी कम होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि गोल्ड जो है उसे कैरेट यूनिट में मेजर हम करते हैं और जो सबसे प्योर होगा वो होगा 24 कैरेट का गोल्ड, ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी या विशेषता क्या है मेटल का, तो है मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आप एक छोटे से पीस ऑफ मेटल लिए हो और इसे फोर्स अप्लाई कर कर, इसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी तरह से और इसे आप एक पतले वायर में चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, पतले वायर में या कह सकते हैं कि पतले तार में चेंज कर दे रहे हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल मतलब क्या हो गया, तन्य, ठीक है, तन्य। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि जो धातु है वो तन्य होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ठीक है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, या हम कह सकते हैं कि इसे पतले तारों में बदला जा सकता है, ठीक है, पतले तारों में बदला जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने अभी देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, मेटल से ही बने होते हैं। मतलब अगर मेटल गुड कंडक्टर है तो साथ में उसे डक्टाइल होना भी जरूरी है, तभी तो हम उसके तार बना सकते हैं और फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट है, वो रन कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स में अगर देखा जाए जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, ठीक है, मोस्ट डक्टाइल अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डक्टाइल यानी कि तन्य धातु कौन सा होगा, तो वो है गोल्ड, ठीक है, यानी कि सोना। सोना जो है वो सबसे मोस्ट डक्टाइल है, ठीक है। और सोने का जो सिंबल होता है वो क्या है, AU। अब देखो आप इससे देखकर कंफ्यूज हो सकते हो कि सोना तो GOLD गोल्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें AU कहाँ से आ गया, तो ये शब्द आता है ऑरम से, ठीक है। ऑरम क्या है, ऑरम गोल्ड का लैटिन नेम है, ठीक है, ये है लैटिन नेम जिससे हमारा सिंबल आ रहा है AU, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट डक्टाइल यानी कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तन्य जो है वो गोल्ड है, सोना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे लीस्ट कौन है, ओके, लीस्ट डक्टाइल कौन होगा, मतलब कौन जल्दी वायर में नहीं बदलेगा, तो ये है mercury, ठीक है, ये है mercury यानी कि पारा, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है Hg, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे कम तन्य कौन होगा, सबसे कम तन्य, तो ये होगा mercury, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब मैं आती हूँ पांचवें प्रॉपर्टी पे, पांचवें विशेषता पे, तो ये है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, मेटल्स हैव
हाई डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब इनका जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंस कौन होगा या सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, अधिक डेंसिटी किसकी होगी, तो ये होता है ऑस्मियम का, ठीक है, ऑस्मियम जिसका सिंबल क्या है OS है, ठीक है। और सबसे कम यानी कि लीस्ट डेंसिटी किसकी है, लीस्ट डेंस सबसे कम घनत्व किसकी होगी, तो ये होगा लिथियम का, ठीक है। अब लिथियम का ही क्यों है तो मैं बता दूं, लिथियम जो है ना वो सबसे हल्का मेटल है, ठीक है, ये है सबसे हल्का मेटल, ठीक है, सबसे हल्का धातु है ये। आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, फिर है लिथियम, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी 118 एलिमेंट्स जो हैं, 118 जो तत्व है वो सब आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ये मेटल नहीं है, और लिथियम जो है ये मेटल है, यानी कि सबसे हल्का धातु है, और ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो फर्स्ट मेटल है, ठीक है, इसे हम ये भी कहेंगे कि फर्स्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेटल जो होगा वो लिथियम होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो ऑस्मियम का है, और सबसे कम घनत्व किसका है, लिथियम का है। साथ में लिथियम सबसे हल्का धातु भी होता है, मतलब वजन में देखा जाए, मास देखा जाए तो सबसे कम मास इसका ही होता है। मेटल्स का बात कर रही हूँ मैं, यानी कि धातु के बारे में बात कर रही हूँ। और साथ में पहला मेटल इन पीरियोडिक टेबल या जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे पहला मेटल कौन होगा, तो वो है लिथियम, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये गलांक है, यानी कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी मेटल जो है, मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वो सॉलिड होता है, तो कितने टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर पे वो गल सकता है। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि बहुत ही अधिक होती है, ठीक है, बहुत ही अधिक इनका गलनांक होता है, ठीक है, मेटल्स का, धातु का। अब इसमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन। अब देखो ये टंगस्टन है क्या, ठीक है, टंगस्टन आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं, ठीक है, ऐसे बल्ब जो है, ठीक है, बल्ब में एक ऐसा फिलामेंट बना होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु का प्रयोग होता है, इसमें टंगस्टन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये जो ऐसे कॉइल बनी होती है बल्ब के अंदर, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या है, टंगस्टन का सिंबल है W। अब फिर से ये जो W है ये कहाँ से आ रहा है, तो इसके लैटिन वर्ड से आ रहा है जिसका नाम है वॉल्फ्राम, ठीक है, वॉल्फ्राम, ये क्या है, इसका लैटिन नेम है, ठीक है। अब टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, तो आपको याद रखना है ये 3500 से भी ज्यादा होती है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टंगस्टन को गर्म करें, उतने हाई टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करें, तब जाकर ये पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन की है, ठीक है। अब लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, तो ये है मर्क्यूरी की, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको अच्छे से याद रखना है क्यों मर्क्यूरी की ये सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड है, ठीक है, वो एक तरल पदार्थ है रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी वो ऑलरेडी ही लिक्विड है, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी है यानी कि पारा है, इसका सिंबल क्या है Hg, ये सबसे इसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ती हूँ मैं रिएक्टिविटी की तरफ से, ठीक है, रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ठीक है, क्रियाशील। अब देखो ये क्रियाशील का मतलब क्या होता है, या रिएक्टिव या रिएक्टिविटी, अगर मैं कहूँ रिएक्टिविटी इन मेटल्स, ठीक है, तो कौन से मेटल को कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, 93 मेटल्स हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, तो एक बात मैं बता दूं, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल का जो ये एटम है, ठीक है, एटम्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो
मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, मतलब अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर दे देगा, किसी और को दे देगा, ठीक है। तो मेटल जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने अलग अलग मेटल्स रखा है, सपोज ABCD, ये 4 मेटल मैंने रखा है, और मैं अगर ये बोल रही हूँ कि सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन अपने बाहर कौन निकाल रहा है, तो C निकाल रहा है, तो इसका मतलब सबसे रिएक्टिव हो गया C, ठीक है। मतलब आप ऐसे याद रखोगे कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पे बताया जा रही है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव जो है या सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो कौन होगा, वो होगा पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम होगा, जिसका सिंबल क्या है, K। अब देखो ये K कहाँ से आ रहा है, तो K आ रहा है कैलियम वर्ड से, ठीक है, कैलियम इसका लैटिन नेम है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है हमारा सोडियम, ठीक है, सोडियम है नेक्स्ट रिएक्टिव, जिसका सिंबल क्या है, Na भी नाइट्रियम वर्ड से आता है, ठीक है, नाइट्रियम। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा तो पोटेशियम ही है, उसके बाद सोडियम। अब देखो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि इसे हम खुले हवा में भी नहीं रख सकते, मतलब ऐसे अपने फ्रीली जैसे हम बाकी सारे सब्सटेंस को रखते हैं वैसे नहीं रख सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉटल में केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल जो है उसके अंदर इन्हें डालकर पोटेशियम या सोडियम को डालकर रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखो कि पोटेशियम सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा पॉइंट याद रखो कि इसे केरोसिन ऑयल में डालकर रखना पड़ता है क्योंकि ये बाहर निकालने से तुरंत किसी से भी रिएक्ट कर लेंगे। तीसरा याद रखो कि ये दोनों जो है ना ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स इतने सॉफ्ट है कि इसे हम चाकू से काट सकते हैं, बटर जैसे बटर को काटते हैं ना चाकू से नाइफ से, वैसे हम इन दोनों को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखना। चलो अब फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं, लीस्ट रिएक्टिव कौन है। ये तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, अब लीस्ट कौन है, सबसे कम कौन है लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम जो है वो है प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम का सिंबल क्या है, PT है। उसके बाद जो है वो है हमारा गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है, AU, अभी जस्ट मैंने बताया था AU ऑरम से ये आता है, ठीक है। अब देखो प्लैटिनम और गोल्ड जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब वो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, हवा के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड बेसिस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए तो ये जो प्लैटिनम और गोल्ड है इन सब के ज्वेलरीज बनते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनके ज्वेलरी बनते हैं, इसलिए बनते हैं ताकि ये हमारे स्किन से रिएक्ट ना करें, ठीक है। मतलब हम जो भी ऑर्नामेंट्स जो भी गहने पहनते हैं, ठीक है, गोल्ड के बने होते हैं, तो वो हमारे बॉडी से रिएक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, मतलब जो हमारा 8th पॉइंट है कि सबसे अधिक पृथ्वी पे पाया कौन सा जाता है मेटल, ठीक है, सबसे अधिक, तो मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मेटल, ठीक है, ऑन अर्थ, ये भी याद रखना कहाँ पूछा जा रहा है, ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ऑन अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के, पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु ये कौन सा होगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये कौन सा होगा, तो ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या है, ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये है आयरन, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी पर कितने % में प्रेजेंट है, तो ये लगभग 8% एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और जो आयरन है, लोहा है, ये 5% है, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट यानी कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु कौन सा है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम और दूसरा होगा आयरन, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैं बताती हूँ यहाँ पे आयरन के बारे में, ठीक है, आयरन यानी कि लोहे के बारे में, ठीक है, लोहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आयरन है ना उसका सिंबल क्या है, ठीक है, आयरन का सिंबल क्या है, आयरन का सिंबल है Fe।
अब ये जो Fe है ये कहाँ से आया है? Fe आया है फेरम शब्द से, ठीक है। फेरम, फेरम क्या है? ये है लैटिन नेम, लैटिन भाषा में लोहे को फेरम कहते हैं, ठीक है। ये लैटिन नेम है फेरम, यहीं से आ गया Fe। अब आयरन के दो अलग अलग आयंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल, तो दो आयंस होते हैं, एक होता है Fe2+ और दूसरा होता है Fe3+, ठीक है। Fe2+ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेरस, और Fe3+ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेरिक, ठीक है। मतलब अगर कम है तो OUS, अगर ज़्यादा वैलेंसी है तो IC, ठीक है। तो यहीं से अब हमें इसकी वैलेंसी भी मिल जा रही है। वैलेंसी क्या है? तो एक अगर Fe2+ है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और अगर Fe3+ है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है +3, ठीक है। अब बताती हूँ मैं कि आयरन कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ठीक है। तो आयरन हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के जो हेमोग्लोबिन है उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आयरन के बारे में बता दूं कि आयरन में रस्टिंग होती है, ठीक है, रस्टिंग होती है। रस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपने देखा होगा जंग लगना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये लोहे का कोई सामान है और इसे अगर कुछ दिन के लिए, जैसे अगर कोई दरवाजे खिड़कियां अगर हम लोहे का बनाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पेंट नहीं लगाया जाए, उसमें पेंट अगर नहीं चढ़ाया जाए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? उसमें रेडिश ब्राउन कलर के, ठीक है, मतलब एक देखा जा सकता है भूरे रंग का, ठीक है, एक उस पर ऐसे परत लगने लगता है, ठीक है, एक परत लगने लगेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। रस्ट मतलब इसे ही हम कहेंगे जंग, ठीक है। अब आयरन में ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, ठीक है? आयरन में ये जो रस्टिंग होती है ये कैसे हो रही है? तो मैं बता दूं, पहले जो आयरन है वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ और साथ में पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये क्या है? यही है रस्ट, ठीक है, यही है रस्ट का फॉर्मूला, यही है जंग, ठीक है। इसका रंग आप याद रखना, इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। अब ये जो रस्टिंग प्रोसेस है ये किस टाइप की प्रोसेस है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, रस्टिंग जो है, जंग लगना है, ये एक केमिकल प्रोसेस है या ये एक रासायनिक क्रिया है, ये कहा जा सकता है। इसका जो रिएक्शन है वो क्या है? आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3.HX2O, ठीक है। इसका रंग क्या होगा? तो इसका रंग होगा रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि ये जो आयरन है ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। लोहे के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, लोहे के 3 प्रकार होते हैं या इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हो जाएगा? एक हो गया कास्ट आयरन, ठीक है, दूसरा होता है पिग आयरन और तीसरा होता है राउट आयरन, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी की आयरन कौन सी है? इसमें सबसे बेस्ट होता है ये राउट आयरन, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, सबसे मतलब जो गुणवत्ता कह सकते हैं, उत्तम गुणवत्ता का ये होता है। तो बेस्ट क्वालिटी जो है ये इस राउट आयरन की होती है, मतलब इसमें लगभग 99% प्योर आयरन होता है ये, ठीक है। तो ये आयरन के 3 प्रकार हो गए। उसके बाद मैं बात करूं लोहे के 3 अस्यक के बारे में, यानी कि आयरन ओर के बारे में, ठीक है, आयरन ओर से हम क्या कहेंगे? लोहे का अस्यक, ठीक है। तो अब लोहे के 4 आयरन ओर के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। कौन कौन से ये ओर है? सबसे पहला है मैग्नेटाइट, फिर है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट और नेक्स्ट है सीडराइट, ठीक है। तो इन सब ये जो ओर होते हैं इनसे ही आयरन को, लोहे को निकाला जाता है। इन सब का फॉर्मूला मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनका
फॉर्मूला क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेटाइट का है Fe3O4, ठीक है, हेमेटाइट का है Fe2O3, लिमोनाइट का होगा FeOOH NH2O, ठीक है, और फिर सीडेराइट का है FeCO3, ठीक है। अब इनमें से ये जो हेमाटाइट है ना, ये कौन से रंग का होता है, तो ये जनरली रेड कलर का होता है, ये लाल रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा रिएक्शन है, कह सकते हैं, रिएक्शन नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, डिपिंग प्रोसेस कहते हैं हम इसे, डिपिंग प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक यानी कि जो जस्ता है, जस्ते को पिघला कर, मतलब जो मोल्टन है, जो पिघला हुआ जस्ता है, उसके अंदर डाला जाता है आयरन का कोई भी सामान, ठीक है, लोहे का कोई भी सामान। अब क्या होगा, ये जो जिंक है इसकी परत इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर जिंक की परत आ जाएगी, यानी कि जस्ते की परत आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पे, इसे हम, ये भी आप याद रखना, ये किस प्रोसेस से होता है, तो ये डिपिंग प्रोसेस से होता है, ठीक है। डिपिंग मतलब जो पिघला हुआ जस्ता है, जो पिघला हुआ जिंक है, उसमें हम आयरन को, लोहे को डालते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये जो गैल्वेनाइजेशन वर्ड है, ये जिंक से ही रिलेटेड है, मतलब कहीं पे भी अगर गैल्वेनाइजेशन आता है ये शब्द, तो याद रखना इसमें जिंक, पिघले हुए जिंक को ही डुबोने, मतलब उसके अंदर ही किसी दूसरे धातु के सामान को डुबोने से ही उसकी गैल्वेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में ये Z लेटर है, उससे याद रखना Zn यानी कि जिंक। अब आगे बढ़ती हूँ मैं, एल्यूमिनियम के बारे में बताती हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल है Al, ठीक है। ये धरती पर कितना मौजूद है, तो ये 8% एल्यूमिनियम हमारे अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, पृथ्वी पर प्रेजेंट होता है। अब मैं बता दूं एल्यूमिनियम के ओर के बारे में, ठीक है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, तो ये है बॉक्साइट, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से ही मिलता है, इसका फॉर्मूला याद रखना Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम करते हैं पैकिंग और डेकोरेशन में, ठीक है, पैकिंग और डेकोरेशन, पैकिंग और डेकोरेशन करते हैं किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ फॉइल, ठीक है, फॉइल, फॉइल समझते हो ना, जो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है जिससे हम पैक करते हैं, ठीक है, किसी खाने की चीज़ों को पैक करते हैं या खाने की चीज़ों को डेकोरेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये फॉइल जो होता है एल्यूमिनियम फॉइल, इसे खाने के सामान को सजाते हैं या पैकिंग के लिए ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एल्यूमिनियम है ये काफ़ी लाइट मेटल है, ठीक है, ये काफ़ी लाइट मेटल है, यानी कि ये एक हल्का धातु है, ठीक है, जिस वजह से ही एरोप्लेन्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन की जो बॉडी है वो किससे बनाई जाती है, वो एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, ठीक है। और कौन से एल्यूमिनियम के कौन से ओर से, तो ओर नहीं, एलॉय से, ड्यूराल्यूमिन से, ठीक है, ड्यूराल्यूमिन ये एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और इसी से एरोप्लेन की जो बॉडी है वो बनाई जाती है, ठीक है। और क्यों एल्यूमिनियम को ही चूज किया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही हल्का धातु है, ठीक है, इसलिए। अगला पॉइंट है कि इसे हम मेडिसिन कवर, ठीक है, जो दवाइयाँ हमारी होती है, ठीक है, दवाई के कवर बनाने में, दवाई के कवर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जो टैबलेट्स होते हैं या जो टैबलेट्स हमारे होते हैं, या इवन जो ऑइंटमेंट मतलब मरहम होती है, ठीक है, उसे एक ट्यूब में, एल्यूमिनियम के ट्यूब में ऐसे डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो ऐसे निकल जाए, या जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, कैप्सूल है, वो सब एल्यूमिनियम के कवर, उसके फॉइल से बनाया जाता है इनका कवर, ठीक है। अगला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों इंटरेस्टिंग है? रस्टिंग जो प्रोसेस है वो क्या करता है, रस्टिंग प्रोसेस किसी भी मेटल को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, वो उसे कमज़ोर बनाने लगता है, ठीक है। रस्टिंग प्रोसेस यही है, क्या करेगा, कमज़ोर बनाने लगेगा, ठीक है।
किसे कमजोर बनाएगा? तो ये किसी भी मेटल को ये कमजोर बना देगा। जैसे आयरन में अगर जंग लगने लगा तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन एल्यूमिनियम में अगर रस्टिंग हो जाए तो ये इसका जो एक्शन है ये उल्टा होता है। मतलब रस्ट जो है, एल्यूमिनियम का रस्ट, ठीक है, रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या करता है? एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पेपर है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? लेमिनेशन करवा देते हैं, ठीक है, इसे हम लेमिनेट करवा देते हैं। क्यों? ताकि ये फट ना जाए, ठीक है, ये मुड़ ना जाए, इसलिए अच्छे से रहे, तो सेफ रहे। तो सेम ऐसे ही हो गया, कोई भी एल्यूमिनियम की चीज़ है उसके ऊपर क्या होगा? अगर उसकी रस्टिंग हो रही है, मतलब समझो कि ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक प्रोटेक्टिव परत के जैसा काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, जो एल्यूमिनियम का जंग है वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम को बचा कर रखता है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो याद रखना, रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो है इसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहेंगे हम इसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो एट लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। नेम द मेटल विच ऑक्साइड layer protects it from rusting, ठीक है। मतलब एक मेटल का नाम बताओ जिसका रस्ट जो होता है, ठीक है, जिसका एक लेयर जो फॉर्म होता है उसका ऑक्साइड, वो उसे और ज्यादा रस्ट होने से बचाता है, ठीक है, वो उसे कमजोर होने से बचाता है, ठीक है। तो इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये हमारा जो मेटल्स टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, धातु कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। अब देखो, जैसा भी मैंने जस्ट इससे पहले डिस्कशन किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि तत्व होते हैं वो टोटल कितने हैं? 118 है, ठीक है, 118 है। उनमें से नॉन मेटल्स कितने हैं? तो उनमें से नॉन मेटल्स जो है वो 18 है, यानी कि 18 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स का नंबर कितना है? टोटल 18 इन नंबर्स है नॉन मेटल्स। अब मैं प्रॉपर्टी से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक हो जा रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु की विशेषताएं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे हमने मेटल्स में डिस्कशन किया था वैसे मैं नॉन मेटल में भी बताती हूँ। तो सबसे पहला ये होता है कि नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, ठीक है। सॉलिड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस भी होते हैं, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स जो है वो कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस है। लेकिन यही चीज हमने मेटल में, धातु में क्या देखा था? धातु में हमने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और एक एक्सेप्शन देखा था कि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में हम क्या देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं, यानी कि ठोस भी होते हैं, गैसेस भी है, और वो द्रव स्टेट में भी यानी कि लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स बता दूं कौन कौन से नॉन मेटल्स होंगे जो सॉलिड होंगे, कौन लिक्विड और कौन है गैसेस, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं ये भी बता दूंगी कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन है? कार्बन, ठीक है, कार्बन जो डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, इन सब के फॉर्म में रहता है, कोल, ठीक है, इसके फॉर्म में रहेगा। उसके बाद हो गया हमारा सल्फर, ठीक है, फिर है फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में कौन है? लिक्विड में कौन है? तो ये है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। और गैस में तो फिर बहुत सारे हो गए, ठीक है। गैस में कौन कौन है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये सारे होते हैं। सॉलिड में आप एक और लिख सकते हो, आयोडीन है, ठीक है। तो ये सब है। फिर जितने भी नोबल गैसेस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है। तो ये सब जितने भी है ये सब के सब गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सॉलिड यानी कि ठोस कौन कौन से नॉन मेटल्स है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। लिक्विड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द्रव्य यानी कि तरल कौन होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा?
तो ये ब्रोमीन, ठीक है। अच्छे से याद रखना कि लिक्विड नॉन मेटल या द्रव अधातु कौन है, तो ये है ब्रोमीन, ठीक है। कौन से कलर का ये होगा, तो ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, जिसे हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ये लिक्विड होता है। उसके बाद गैसेस, गैसेस कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडिन, ये सब के सब जो है ये गैसेस हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। मतलब जो अधातु हैं वो गुड कंडक्टर नहीं है, जो अधातु हैं वो क्या होंगे, वो कुचालक होंगे, ठीक है, वो कुचालक होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, उष्मा को ये कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अपने अंदर फ्लो नहीं करवा सकते। तो याद रखना कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि अधातु जो है वो विद्युत और उष्मा इन दोनों का कुचालक होता है, ठीक है। अब इसमें भी है एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ये नाम आपने सुना होगा, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आपने कहाँ ग्रेफाइट देखा है, तो पेंसिल की लिड पर, ठीक है। पेंसिल जो हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, तो इसकी जो लिड होती है, ठीक है, यहीं पे ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है चमकता हुआ ब्लैक ग्रे कलर का वो होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। और ग्रेफाइट एक्चुअल में है क्या, ये है अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक रूप है, ठीक है, कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखना आप कि ये जो ग्रेफाइट है ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर है। मैंने क्या बताया, नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर, यानी कि सब कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गुड कंडक्टर है, सुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी पॉइंट नंबर 3, वो है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है, चमकदार नहीं होते हैं। नॉन लस्ट्रस का मतलब हो जाएगा ये चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। अब मेटल्स के बारे में जब हमने देखा था, तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि मेटल्स का जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है, ठीक है। लेकिन जो अधातु है, जो नॉन मेटल है, वो चमकदार नहीं होते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है, डायमंड यानी कि हीरा, ठीक है। ये क्या होता है, हीरा जो है ये भी एक कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये जो हीरा है आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जो हीरा है वो क्या है, चमकता रहता है, यानी कि लस्ट्रस और काफ़ी ज़्यादा चमकीला ये होता है, ठीक है। इतना तक कि ग्रेफाइट को भी जब आप देखोगे तो वो भी थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। पेंसिल का जो लिड है उसे आप देखना तो वो भी चमकता हुआ दिखाई देगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये चमकदार होते हैं, यानी कि ये लस्ट्रस होते हैं। चलो अब अगले पॉइंट में मैं आती हूँ, पॉइंट नंबर 4। क्या है पॉइंट नंबर 4, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। साथ में जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट मेलिएबल, ठीक है, ये मेलिएबल भी नहीं होते हैं। और दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब सोनोरस का मतलब क्या हुआ, सोनोरस का मतलब ये है कि किसी भी, जैसे मैं एक मेटल का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेटल जैसे मान लो आयरन ले लो, लोहे का एग्जांपल ले लो। अगर एक लोहे का रॉड है, उसे अगर आप किसी जगह पर हिट कर रहे हो, ठीक है, किसी जगह पर ऐसे मार रहे हो तो एक रिंगिंग साउंड आएगा, ठीक है, एक अलग सा एक रिंग करता हुआ, जैसे बेल जो घंटियाँ रहती है, ठीक है, घंटी जब हम बजाते हैं तो एक रिंग करता हुआ साउंड आता है, ठीक है, वाइब्रेट करता हुआ साउंड आता है। तो मेटल्स का ऐसा साउंड आएगा, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब इनसे वो साउंड नहीं आता है, ठीक है, वो आवाज़ नहीं आती है। तो याद रखना है जो अधातु होते हैं उनसे ये जो सोनोरिटी वाली साउंड है, ठीक है, रिंगिंग साउंड है, वो आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, जब हम उसे हिट करेंगे। नेक्स्ट है दे आर नॉन मेलिएबल,
ठीक है। मेलिएबल का मीनिंग हमने क्या देखा था, मेलिएबल का मतलब हो जाता है आघात वर्धनीय। ठीक है, तो ये जो है मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन मेलिएबल है। ठीक है, नॉन मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि इसे हम शीट में नहीं बदल सकते। ठीक है, शीट में, पतली चादर में नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल मेटल्स में हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि इसे वायर में, इसे पतले तार में बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो तन्ने नहीं होते हैं, यानी कि ये डक्टाइल भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो है वो सोनोरस भी नहीं है, मतलब वो रिंगिंग साउंड भी नहीं देते हैं, मेलिएबल भी नहीं है, यानी कि उनका शीट, उनकी चादर नहीं बन सकती, और डक्टाइल भी नहीं है, उनके वायर्स भी नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन फिर से एक एक्सेप्शन है हमारे पास। क्या है वो एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर क्या होता है? कार्बन फाइबर कार्बन का बना हुआ, मतलब एक पतले सा तार कह सकते हैं। ठीक है, ये तार के जैसा होता है या वायर के जैसा होता है। ठीक है, तो किसका बनता है? ये कार्बन का बनता है। तो एक्सेप्शन याद रखना कि सारे नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल है, यानी कि तन्ने नहीं है, लेकिन कार्बन फाइबर जो है वो तन्ने हैं। ठीक है, उसका तार बन सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आती हूँ नंबर 5। अब इसमें मैं बताऊंगी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है और सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल यानी कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है फ्लोरीन। अच्छे से आप याद रखो, ये है फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन कहाँ होता है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो इस तरफ होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो राइट साइड होते हैं। ठीक है, और बीच में जो प्रेजेंट है वो भी मेटल्स ही हैं। तो खैर अभी मैं बात कर रही हूँ नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स का जो 17th ग्रुप है, ठीक है, 17 ग्रुप है, इसमें से सबसे ऊपर में प्रेजेंट है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है ना, इसका सिंबल है F, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन ही होता है। ठीक है, आप देखो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना कि ये हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ, बेसिस के साथ, सब के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इतना तक कि ये नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस है, ठीक है, जो अक्रिय गैसेस है, उसके साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, मैं बता दूं कि जो हमारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, नोबल गैसेस या जिसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस या हिंदी में हम उसे अक्रिय गैसेस भी कहते हैं। तो ये जो गैसेस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, ये इतने होते हैं। अब इनमें ये जो है ना, ये इनर्ट है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन फ्लोरीन जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो इस जेनन के साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है, मतलब आप सोच लो कि ये जितने भी गैसेस है ना, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो जेनन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव, फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव दैट इट कैन फॉर्म compound with inert gas xenon। ठीक है, तो फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो जेनन के साथ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो XeF4। ठीक है, XeF4, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है जेनन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, जेनन टेट्राफ्लोराइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, अच्छे से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? तो ये है फ्लोरीन। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इनर्ट गैसेस के साथ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो फ्लोरीन है वो स्पेशली रिएक्ट करता है किसके साथ? जेनन के साथ। और क्या कंपाउंड फॉर्म करता है? जेनन टेट्राफ्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? XeF4। ठीक है, तो अच्छे से आप इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट ये है कि फ्लोरीन जो है, हमने देख लिया वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन का बॉन्ड
किसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करता है, ठीक है। तो बता दूं मैं कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो फॉर्म करेगा, मतलब HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, it forms हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अच्छे से आप याद रखना कि हाइड्रोजन, अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उस मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, HF, H और F, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसका नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो कोवैलेंट बॉन्ड होते ही हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ भी बन रहा है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ भी बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये सारे जो बॉन्ड्स है ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ये भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, अधातु सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो फ्लोरीन है। और फ्लोरीन जेनन के साथ एक इनर्ट गैस, एक अक्रिय गैस के साथ भी रिएक्ट करके XeF4 फॉर्म कर रहा है, और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जब बनाता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट मैं आती हूँ कि जो लीस्ट नॉन मेटल कौन होगा, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, ठीक है, अधातु में सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये है हमारा हीलियम, ठीक है, हीलियम He, इसका सिंबल क्या है, He। हीलियम जो है ये सबसे कम क्रियाशील है, या लीस्ट नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल इसे कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ये हीलियम आप कहाँ देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के एकदम लास्ट वाले कॉलम के सबसे ऊपर आप देखोगे हीलियम, ठीक है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 2 है, मतलब दूसरे नंबर पे आता है। हमने क्या पढ़ा कि 118 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे नंबर पे ही हीलियम आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, ठीक है। अब हीलियम को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो बलून्स में, ठीक है, गुब्बारों में इसे भरने में काम आता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जिसे हम कृत्रिम श्वसन भी कह सकते हैं, तो इसमें भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हीलियम गैस को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम इनर्ट गैस कह सकते हैं, यानी कि अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, हीलियम है। कहाँ होता है ये, तो ये पीरियोडिक टेबल के एकदम लास्ट वाले कॉलम के सबसे टॉप पे है। कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हीलियम बलून आपने सुना होगा, ठीक है, जो गुब्बारों में भरे जाते हैं हीलियम गैस। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में आती हूँ, जो आज का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटल इस धरती में कहाँ पाया जाता है, कौन सा होगा, ठीक है, इन अर्थ में, पृथ्वी में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा, ये सबसे अधिक मात्रा में नॉन मेटल अर्थ में, पृथ्वी में कहाँ पाया जाता है, तो ये क्या कौन सा पाया जाता है, तो ये होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, O, इसका सिंबल है O। कितने परसेंट में ये है, तो 46% में, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन एटमॉस्फेयर,
ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे वातावरण में अगर पूछा जाए कि कौन सा नॉन मेटल सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन N सिंबल है, और ये कितना परसेंट प्रेजेंट है, 98% प्रेजेंट है हमारे मतलब इस पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए कि नॉन मेटल जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पे कहाँ कौन होगा, तो ऑक्सीजन होगा, और एटमॉस्फेयर में कौन होगा, तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लिए बस मेटल जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले मैं बता दूं इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है H। ठीक है, H सिंबल है। अगर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म, मतलब ये देखो सिंबल हो गया, ठीक है, ये है सिंबल। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो वो आप लिखोगे H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया H2, और हाइड्रोजन का सिंपली सिंबल जो है वो हो गया H। ठीक है, फिर ये किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, यानी कि भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसे लिक्विफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन ये एक ऐसा फ्यूल होगा जो पॉल्यूशन लेस होगा। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होगा, यानी कि ये प्रदूषण नहीं करेगा, प्रदूषण मुक्त कह सकते हैं इसे। ठीक है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए फ्यूचर में इसे फ्यूल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक और बात मैं इसके बारे में बता दूं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में नहीं मौजूद होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वातावरण में, ठीक है, वातावरण में हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, वातावरण में हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक और बात इसके बारे में बता दूं कि हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का, ठीक है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मास जो है, इसका मास हम 1 लेते हैं। ठीक है, ऐसे 1.008 समथिंग है, लेकिन फिर भी इसे 1 लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व भी कह सकते हैं, साथ में कह सकते हैं कि ये सबसे हल्की गैस भी है। ठीक है, लाइटेस्ट गैस भी इसे माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको आयोडीन के बारे में। ठीक है, आयोडीन। अब आयोडीन का अगर मैं सिंबल सबसे पहले डिस्कशन करूं, तो आयोडीन का सिंबल जो है वो होता है I। ठीक है, ये हो गया सिंबल। फिर आयोडीन जनरली सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ठोस होता है आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, या इसे ठोस कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आयोडीन का जो कलर होता है वो कैसा कलर रहेगा, वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन को अगर आप देखोगे तो ये पर्पल कलर का हमें दिखाई देगा। ठीक है, आयोडीन की जो गैस होती है, आयोडीन गैस मतलब ये दोनों, ठीक है, सॉलिड आयोडीन और साथ में जो गैसियस आयोडीन है, ठीक है, गैसियस आयोडीन है, इन दोनों का कलर जो होगा वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आयोडीन जो होता है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, सब्लिमेबल सब्सटेंस यानी कि क्या होगा कि वो सॉलिड से डायरेक्टली, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा गैस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आयोडीन एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, लिक्विड में एंटर नहीं करता है। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद फिर आयोडीन जो है वो, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके वजह से गॉइटर डिजीज हो सकती है। ठीक है, मतलब इसकी डिफिशियंसी, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज गॉइटर। ठीक है, गॉइटर। अब ये गॉइटर क्या है, गॉइटर क्या कहते हैं, जो गले में, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा फेस है, तो हमारा जो गला है वो ऐसे फूल जाता है। ठीक है, वो उसमें सूजन पड़ जाती है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, या गॉइटर को और क्या कह सकते हैं, इसे हम घेंघा रोग भी कहते हैं। ठीक है, घेंघा रोग।
तो मतलब ये हुआ कि इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, इसकी कमी से ये गॉइटर हो सकता है, यानी कि घेंघा रोग हो सकता है। ठीक है, होता है। अब देखो ये है जैसे नमक में आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम नमक खाते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब जो नमक हम खाते हैं ना, उस नमक में आयोडीन मिला होता है। ठीक है, आयोडीन मिला होता है। और जब से ऐसा किया जा रहा है तब से इंडिया में गॉइटर के केसेस जो है वो कम हो चुके हैं, मतलब लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और बात बता दूं, आयोडीन, जैसा भी मैंने कहा कि गॉइटर के वजह से, ठीक है, गॉइटर किसकी वजह से हो सकती है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो किसी को गॉइटर हो जा रहा है, किसी को ये घेंघा रोग हो रहा है, तो उसे उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, तो उसकी ट्रीटमेंट आयोडीन से ही की जाती है, लेकिन आयोडीन का एक स्पेसिफिक आइसोटोप, ठीक है, आयोडीन 131 को यूज किया जाता है। ठीक है, को यूज किया जाता है ये गॉइटर के ट्रीटमेंट में, गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सिर्फ आयोडीन, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन का आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, तो आयोडीन 131 को यूज किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया आयोडीन के बारे में। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ती हूँ, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन करती हूँ। तो नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा N। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा N2। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पूरे वातावरण में। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, यानी कि हम क्या कहेंगे कि वातावरण में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, कितना परसेंट है ये, तो 78%, ये भी याद रखना। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अदर गैसेज हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी 1% जो बच गए हैं वो अदर गैसेज होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। फिर नाइट्रोजन को कहाँ यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड इन टायर्स। ठीक है, टायर में फिल करने, टायर जो होती है, ठीक है, उसमें हवा जो प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन गैस नहीं होता है। जैसे एरोप्लेन के टायर में भी ये भरा जाता है। ठीक है, टायर हो गया, या तो फिर वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, या तो फुटबॉल हो गया, ठीक है, या तो फिर जो ये चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, चिप्स या कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, पैकेट या कोई भी फूड पैकेट, सिर्फ चिप्स कुरकुरे नहीं, ये सारे जो स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, स्नैक्स में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो स्नैक्स के पैकेट्स जो होते हैं उनमें क्या फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। ठीक है, क्यों नाइट्रोजन ही फिल किया जाता है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो नमी को रोकता है। ठीक है, नाइट्रोजन मॉइस्चर या कह सकते हैं नमी को खत्म करता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई भी जर्म्स है, ठीक है, ये सब ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि चिप्स के पैकेट में अगर बैक्टीरिया चला जा रहा है तो उसे क्या मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा। तो नाइट्रोजन के अंदर वो जिंदा नहीं रह सकता, नाइट्रोजन लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, तो जिसके वजह से ये मर जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉर्मल एयर भरा रहता तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया या कोई भी जर्म अंदर जाता है तो उसे आराम से ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो वहाँ पे रहने लगेगा। ठीक है, और भी उसके नंबर बढ़ने लगेंगे, तो वो जो फूड है, वो जो स्नैक्स है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन को फिल किया जाता है ताकि ये मॉइस्चर को खत्म करेगा, और साथ में अगर कोई भी जर्म्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस कुछ भी चला गया, तो उसे भी वो नष्ट कर देता है।
ठीक है, नष्ट कर नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है, जो खाने का सामान है, वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये टायर में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, ठीक है, फूड पैकेट्स जो होते हैं, स्नैक्स के पैकेट्स, उनमें ये भरा जाता है। फिर नेक्स्ट ये है कि इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी भरा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसे भरा जाता है। ठीक है, अब सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के साथ आर्गन मिलाया जाएगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, ये दोनों गैसेस जो है, ये दोनों गैसेस इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब जो होते हैं, उसमें भरे जाते हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन रिएक्टिव कब होता है? तो नाइट्रोजन इज रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, नाइट्रोजन इज रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो नाइट्रोजन है वो हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ही अधिक तापमान में रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है, तुरंत रिएक्ट करने लगेगा। जैसे आपने लाइटनिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग यानी कि जब बारिश होती है, जब बिजली चमकती है, ठीक है, बादल गरजते हैं, तो जब बिजली चमकती है तो उस समय क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, बादलों के केस में बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है या हाई एनर्जी रहता है। तो इस समय एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, वातावरण में ये दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों रिएक्ट करके दो गैसेस बनाता है। एक हो गया N2O और दूसरा हो गया NO2। ठीक है, N2O क्या है? N2O है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और NO2 क्या है? N2O है, हम NO2 है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो गैसेस बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ही अधिक तापमान जब रहेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्लोरीन के बारे में। ठीक है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Cl। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल है Cl। अगर इसके गैस के फॉर्मूला के बारे में बात करूं, मतलब क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Cl2। ठीक है, क्लोरीन जो है इसे हम कहते हैं हेवीएस्ट डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, अब ये डाई एटॉमिक क्या है? Cl2। जैसे देख सकते हो आप कि मैंने इन सब के केसेस में ऐसे लिखा है, नाइट्रोजन का जो सिंबल होगा, देखो मैंने लिखा है N2। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो भी मैंने लिखा है H2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन जब मैंने यहाँ लिखा है तो मैंने यहाँ O2 लिखा है। तो इसका मतलब ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर एक एटम है ना, तो ये अकेले नहीं रह पाएगा, ये तुरंत दूसरे हाइड्रोजन के साथ जा मिलता है और H2 फॉर्म करता है, तो इसे हम डाई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, सेम नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा है, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा और N2 फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 फॉर्म करता है, तो इसे ही हम डाई एटॉमिक कहते हैं। अब ये जो जितने भी डाई एटॉमिक के बारे में अभी मैंने बात किया, ठीक है, डाई एटॉमिक गैसेस, तो उनमें से क्लोरीन का जो मास होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे भारी होगा, वो सबसे ज्यादा वजन क्लोरीन का ही होगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हाइड्रोजन H2 का जो मास है वो आएगा 2। ऑक्सीजन का जो मास है, देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? इंटू 2, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28, और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 2 का क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे भारी कौन है, सबसे ज्यादा वजन किसकी है, तो ये क्लोरीन गैस की ही है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये हैवीएस्ट डायटोमिक गैस है। मैं डायटोमिक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, और डायटोमिक और वो भी गैस के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ये कह सकती हूँ अदर जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ ऐसा यूज किया जाएगा, तो पीने के पानी में। ठीक है, पीने के
पानी में, यानी कि जो पेयजल होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने के पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कैसे हम डाल सकते हैं, जैसे क्लोरीन टैबलेट्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर मान लो एक बाल्टी पानी है, ये लगभग अगर 20 लीटर ये मतलब इसमें पानी अगर ये होल्ड कर रहा है तो उसमें एक टैबलेट हम डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि ये पानी को साफ कर देगा, ठीक है, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उन्हें मार देगा, ठीक है। तो ये WHO की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये निर्धारित किया जाता है कि कितना क्लोरीन चाहिए होगा कितने पानी में, ताकि उसे ट्रीट किया जा सके, ठीक है। जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वाटर सप्लाई होती है, या जैसे अगर हम कोई बॉटल मिनरल वाटर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि उससे बैक्टीरिया जर्म्स को है ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो WHO ने क्या निर्धारित किया है, 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक डाला जाएगा पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। मतलब 1 लीटर में हम 0.2 से 0.5 मिलीग्राम क्लोरीन डाल सकते हैं पानी में, ताकि वो उससे बैक्टीरिया जर्म्स जो है वो खत्म हो जाएं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखना कि एक तो यूज होता है ये टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने में, स्पेशली पानी को साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है टू मेक या मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ये है CaOCl, ठीक है, CaOCl, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यही है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पास करने पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका यूज है टू रिमूव कलर, ठीक है, टू रिमूव कलर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लीच करना, ठीक है, किसी भी चीज को ब्लीच कर देना, यानी कि उसके रंग को हटा देना, ठीक है, रंग को हटाना, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है या कॉटन है, ठीक है, कपास है या पेपर है, या तो फिर और क्या हो सकते हैं, पानी है, पानी के रंग को भी हटाया जा सकता है, अगर गंदा पानी है तो उसे साफ किया जा सकता है। फूलों के रंग को, ठीक है, फ्लावर के रंग को भी खत्म किया जा सकता है। तो कपड़े से, कॉटन से, पेपर से, पानी से, फ्लावर से, इन सब से अगर हमें रंग हटाना है, ठीक है, रंग अगर हटाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं क्लोरीन को, हम क्या कहेंगे, एक ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज है मेटलॉइड, यानी कि उपधातु, ठीक है। अब ये उपधातु क्या होता है, ठीक है, तो उपधातु जो है, यानी कि जो मेटलॉइड्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, इनकी विशेषताएं जो होती है, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के जैसे होती है, ठीक है। मतलब कुछ विशेषताएं इसकी मेटल्स की जैसी होगी, कुछ विशेषताएं इसकी नॉन मेटल्स की जैसी होंगी, ठीक है। मतलब ये धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटलॉइड क्या है। तो जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करे उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। लेकिन आज मैं बताने आपको वाली हूँ कि कब ये मेटल के जैसा बिहेव करेगा और कब ये नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊं जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान, ठीक है, कमरे का तापमान। अब ये क्या है, रूम टेम्परेचर मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 25-30 तक लेते हैं, ठीक है, 25 तक। तो 20 से लेकर 25 तक डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसे साइंस के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर माना जाता है, यानी कि कमरे का तापमान माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर इसे माना जाता है। अगर इससे कम हो तो हम कहेंगे टेम्परेचर लो हो रही है, यानी कि रूम टेम्परेचर से कम, और अगर ज़्यादा हो तो फिर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं बताती हूँ, जो एक मेटलॉइड है, ठीक है, उपधातु है, वो नॉन मेटल के जैसा कब एक्ट करेगा, नॉन मेटल के जैसा उसकी विशेषताएं कब होगी, जब वो रूम टेम्परेचर में होगा और लेस देन रूम टेम्परेचर में होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी मेटलॉइड अगर मैं ले रही हूँ और उसे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके जो भी टेम्परेचर है वो 25 से कम हो, ठीक है, तब जब वो
अपना बिहेवियर शो करता है, तब जब वो अपने विशेषताओं को दिखाता है वो किसके जैसा होगा, वो नॉन मेटल के जैसा होगा। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से अगर आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, उससे भी ज़्यादा 50, 100 अगर ये आप कर रहे हो, तो वो मेटलॉइड जो है अब वो मेटल्स के जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, मतलब अब वो धातु के जैसा उनकी विशेषताएं दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक स्टेटमेंट आता है, आपको याद रखना है कि दीज एलिमेंट्स, ठीक है, दीज एलिमेंट्स किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, मेटलॉइड्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, दीज एलिमेंट्स यानी कि मेटलॉइड्स जो है दे बिहेव एज metals when we increase the temperature, that is टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए आपका मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस तब। ठीक है, और फिर they behave like non metals अप टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, अप टू रूम टेम्परेचर यानी कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ कि जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स जो हैं यानी कि जो उपधातु हैं, ठीक है, उपधातु हैं, ये कमरे के तापमान, ठीक है, कमरे के तापमान तक किसके जैसा बिहेव करते हैं, अधातु के जैसा, अधातु के जैसे ये बिहेव करते हैं। ठीक है, अधातु के जैसे बिहेव करते हैं। और जैसे ही हम, ठीक है, और जैसे ही तापमान बढ़ने लगेगी, ठीक है, तापमान बढ़ने लगेगी तो ये धातु की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये धातु के जैसे बिहेव करता है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रही हूँ कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो यानी कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो मेटलॉइड्स जो होते हैं मेटल्स के जैसा, धातु के जैसा बिहेव करते हैं, और जब इनका टेम्परेचर कम हो, रूम टेम्परेचर तक, ये नॉन मेटल के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उपधातु जो होते हैं वो अधातु के जैसा बिहेव कब तक करेंगे, जब कमरे की तापमान हो तब, और जैसे ही तापमान को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये धातु के जैसा इसकी विशेषताएं होने लगती है। अब चलो मैं लिस्ट बताती हूँ, लिस्ट ऑफ मेटलॉइड्स, कितने मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, कितने मेटलॉइड्स हैं, तो मेटलॉइड्स जो है वो फिक्स हैं, कितने हैं, 7 इन नंबर, 7 नंबर हैं। आप याद रखिएगा क्या है, सबसे पहले बोरोन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। ठीक है, तो ये 7 नॉन मेटल्स है जिनको आपको याद रखना है, सॉरी मेटलॉइड्स है। ठीक है, बोरोन का सिंबल क्या होता है, बी होता है, सिलिकॉन का है SI, जर्मेनियम का हो जाएगा GE, आर्सेनिक का है AS, एंटीमनी का होता है SB। ठीक है, SB कहाँ से आ रहा है, ये स्टीबियम वर्ड से आ रहा है। ठीक है, स्टीबियम क्या है, ये इसका लैटिन नेम है। ठीक है, लैटिन नेम है। फिर पोलोनियम का सिंबल हो जाएगा PO और टेलुरियम का हो जाएगा TE। ठीक है, तो सारे सिंबल्स भी आपको याद रखने हैं, नाम भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो फिक्स हैं, 7 ही होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। ठीक है, सिंबल्स भी अच्छे से याद रखना। स्टीबियम का याद रखना, स्टीबियम मतलब एंटीमनी का जो सिंबल है वो SB जरूर है, लेकिन वो एंटीमनी शब्द से नहीं, स्टीबियम उसके लैटिन नेम से आता है। ठीक है, अब चलो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये सिलिकॉन है। ठीक है, आपने नाम भी काफ़ी बार सुना होगा सिलिकॉन के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है, जो IT इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, IT इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो क्या है, सिलिकॉन जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, हमारे लैपटॉप में यूज़ होते हैं, हमारे कंप्यूटर में यूज़ होंगे,
ठीक है, हमारे टेलीविजन में यूज़ होंगे। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सारे फील्ड से रिलेटेड जो गैजेट्स हैं हमारे पास, उसमें ये सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ये काम करता है। सेमीकंडक्टर मतलब जो बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं हो और जो पुअर कंडक्टर भी नहीं हो, यानी कि जो सुचालक भी नहीं हो और कुचालक भी नहीं हो, बीच में हो। ठीक है, अपने कुछ सर्टेन स्पीड से ही वो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब सिलिकॉन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल, जैसा अभी मैंने कहा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को बनाने में की जाती है। ठीक है, तो अब आपने कभी सुना होगा आईसी के बारे में। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है, ठीक है, उसे बनाने में ये सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है सोलर पैनल। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे छत में सोलर पैनल लगा होता है, जिससे धूप जो है वो उस पर फॉल करता है, वो एब्जॉर्ब करता है धूप को, एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जला सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। तो याद रखना कि सोलर पैनल, ठीक है, इसमें भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि सिलिकॉन सबसे अधिक धरती पे पाया जाने वाला नॉन मेटल है। ठीक है, मतलब मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ये कौन है? ये है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, मतलब धरती के सतह पर, ठीक है, धरती के सतह पर, सरफेस पर, ठीक है, सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु ये सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। लगभग 27% जो है वो मेटलॉइड सिलिकॉन ही है। ठीक है, तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसमें सिंपल छोटे से वीडियो में हमने बस मेटलॉइड के बारे में डिस्कशन किया कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर अगर हो या रूम टेम्परेचर से कम हो तो टेम्परेचर, तो वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, यानी कि अधातु के जैसा बिहेव करेगा। और अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो, 25-26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो, तो मेटलॉइड्स जो है वो धातु के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, ये हमने देखा। ये जो मेटलॉइड्स के जो लिस्ट हैं वो भी आप याद रखो: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। और फिर हमने कुछ सिलिकॉन का यूजेस देखा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी PYQs। ठीक है, मतलब जो भी हमने इसमें पढ़ा है, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो ये मेटल, नॉन मेटल जो है, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RRB के थ्रू जो पूछे गए हैं, वो अगले क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।